हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी के ज्योग्राफी क्लास 7 का चल रहा था, जिसमें हम 1 से लेकर 6 तक चैप्टर जो है कंप्लीट करा चुके हैं कक्षा 7 का, जो कि है ज्योग्राफी। तो अब इस जो लास्ट चैप्टर है 7, ठीक है, भूगोल का, जो कि है एनसीईआरटी बुक से, है ना, क्लास 7 का 7 चैप्टर जो हम लोग अभी देखेंगे, जो कि है रेगिस्तान में जीवन। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ ले। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और सारी बातों को समझ सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह लुसेंट वगैरह बोला जाता है, बट आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप एक अच्छा सा एक बुक पकड़ लो, है ना, उसको बस ऑनलाइनर में आप रीड करते जाओ। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। आपको बता दें कि इसमें अभी जो भूगोल चल रहा है, उसके बाद इतिहास, है ना, राजनीतिक शास्त्र जो भी बुक है, सब बुक यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद साइंस भी कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें, और अगर इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें इस चैनल को लेके। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 7 का रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, देखिए अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्य, ठीक है, के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलें को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी का भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब देखिए शब्द वाले देख लीजिए। पहले रेगिस्तान क्या है? एक ऐसा शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ठीक है, एक शुष्क प्रदेश होता है, पता रहना चाहिए। अब देखिए, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। यह विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कभी भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब देखिए गर्म रेगिस्तान, सहारा। ठीक है, सहारा के बारे में सुने जरूर होंगे। रेगिस्तान का नाम है सहारा, जो कहाँ है वो भी देख लेंगे। ठीक है, अफ्रीका में है। अब देखेंगे। अब देखिए विश्व में गर्म रेगिस्तान सहारा है, कहाँ पढ़ते हैं। चलिए, विश्व एक अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के, है ना, मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या? सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल, है ना, 32.8 लाख किलोमीटर है। याद तो होना चाहिए, हम लोग प्रीवियस चैप्टर या सब्जेक्ट क्लास में पढ़े हैं। अब देखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, है ना, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो इतना देशों से घिरा हुआ है सहारा, है ना, रेगिस्तान। आप देख सकते हैं सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अब देखिए रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपको मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हवा ही नहीं, बरंता वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उचित पठार भी पाए जाते हैं। यह चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो बात समझ में आया हो कि रेत तो है इसमें, लेकिन चट्टाने भी पाया जाता है, जो कि सूखा चट्टान है। अब देख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ क्या आप जानते हैं इंपॉर्टेंट होता है, इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। अब देख सकते हो कि सहारा में उस तरह पहले क्या होता था, सब कुछ पाया जाता, हरा भरा भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एक जो है बहुत तरह के जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो गया। अब देख सकते सहारा मरुस्थल जो क्या बोले थे, घिरा हुआ कितना देशों से, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, चाड, सूडान, माली, मोरितानिया। ठीक है, ये सबसे घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल। अब देखिए जलवायु। जलवायु से पहले आप जान लीजिए सहारा के
क्या आप जानते हैं कि सहारा के अल जजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यह सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज है, जो कि बहुत ही तापमान होता है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब देखो जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यह नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत का नग्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ये भी आप याद रखेंगे, रातें क्या हो जाता है, अत्यधिक ठंडी हो जाती है। उसके बाद देखिए तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। रातें में देखिए अत्यधिक ठंड होता है रेगिस्तान में, और दिन में बहुत ही गर्म होता है, याद रखेंगे आप। अब एक वनस्पति एवं प्रजाति प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ कि ऊँट, लगरबग्गा, शियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जाति एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग। और फिर देखिए क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक को तो यहाँ से मछली के कंकाल भी मिले हैं। आपको न समझ क्या हो सकते हैं, अब मछलियों का कंकाल भी मिला है रेगिस्तान से, जहाँ पानी तो है नहीं, नदी तो है नहीं, कैसे मिला है, ये अब सोचने वाली बात है। अब देखिए सहारा रेगिस्तान में मरुधान माने एक तरह के जो मरु उद्यान है, उद्यान जिसे बोलते हैं, है ना। उद्यान किसको बोलते हैं, जो पार्क वगैरह इसमें हरा भरा रहता है। इसमें देख सकते कुछ हरियाली है जो बिना पानी के जल्दी से उग जाते हैं। ठीक है, पानी चाहिए थोड़ा मात्रा में। अब देखिए लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से है ना बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से यह पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के तो पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरे आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ के जल उपलब्ध होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए तेल की खोज। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया व मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज तथा यूरेनियम सम्मिलित है। अब देखिए सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यह मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँट का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक वासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वह तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो यह वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान ऐसे एक विशाल मरुधान है जो 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। लाभ का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। अब देखिए ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अभी हम लोग गर्म मरुस्थल के बारे में जान रहे थे, अभी हम लोग ठंडा रेगिस्तान नाम के जाना जाता है लद्दाख को। देखिए जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। अब देखिए लद्दाख उत्तर में क्या है, काराकोरम, याद रखेंगे। उत्तर में काराकोरम लद्दाख के और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, और लद्दाख को क्या कहता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और जम्मू कश्मीर के पूर्व में है।
किसमें, जम्मू कश्मीर की पूर्व की दिशा में है, और जो है रेगिस्तान में इसमें उत्तर जो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है उसके उत्तर में क्या काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटी एवं महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे है ना गिरेंगी हिमानी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 800 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ के जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी को अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होती है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के बिस्टी छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यह वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि यह हिमालय का क्या है, यह वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि क्या है, यह हिमालय के बिस्टी छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए लद्दाख का चित्र यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ था कि लद्दाख का चित्र 7.4 में आप देख सकते हैं। लद्दाख देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ है ना, हिमाचल प्रदेश के पास जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर के ही उत्तर में क्या है, लद्दाख है, आप देख सकते हैं। लद्दाख सियाचिन हिमनद यहाँ पे है। गिलगिट लद्दाख में देहरा गोपास श्योक नदी। लद्दाख में कौन सा नदी बह रहा है, इंडस नदी, श्योक नदी, जिसे इंडस में सिंधु नदी बोला जिससे बोले हैं। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ देख सकते हैं। कारगिल है लद्दाख में, जो जिला लेह सब कहाँ लद्दाख में ही है। सियाचिन हिमनद सब लद्दाख में है। चलो अब देखते हैं। मैं मुश्किल से 10 जनवरी क्या था, आप इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं आगे क्या रीड किए थे हम लोग। इससे पहले यहाँ क्या था कि अतः वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, वर्षा कम होती है। ठीक है, होती है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीला हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार ऊष्माघात से ग्रसित हो सकते हैं। तब आप समझ पाए होंगे कि ताप तो आता ही है बहुत, लेकिन एक तरह से ठंडा भी नीचे रहेगा। तो आप किससे ये हो सकते हैं, तुषार ऊष्माघात से और ऊष्माघात। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। अब देखिए, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो लद्दाख को क्या कहते हैं, खा पा चान, ये भी याद रखेंगे। लद्दाख और क्या नाम से जाना जाता है, खा पा चान। और क्या है, क्या आप जानते हैं चिरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चिरू एवं तिब्बती एंटीलोप। अब देखिए, वनस्पति एवं प्रजाति। यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सबसे तेज ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरकोट जैसे बड़े पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाया जाने वाला सबसे सामान्य पक्षी है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी या लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, यहाँ के एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यहाँ के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी का बालों का उपयोग ऊन वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए लोग क्या है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या आप लद्दाख में तिब्बती तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। ठीक है, कहाँ के लोग, लद्दाख के लोग। अब देखिए, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप्यों के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, शे एवं लमायुरु। इम्पोर्टेंट है, लद्दाख का जो मठ का नाम है क्या है, हेमिस, थिक्से है ना, थिक्से और क्या, शे एवं लमायुरु। हेमिस, थिक्से, शे एवं लमायुरु। मेरे साथ रिवीजन भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नंबर क्या है, लद्दाख के जो महत्वपूर्ण मठ है गुप्पा के साथ स्थित है। गोम्पा भी होता है एक तरह का। प्रसिद्ध मठ क्या है, हेमिस, थिक्से, शो एवं लमायुरु। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, चलो उसको फिर से अच्छे से देख लेते हैं। लोग में थे हम लोग, चलो देखो।
है ना। मठ के बारे में हम लोग रीड कर लिए। तो अब देखिए, इससे पहले क्या है कि आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। अब ये बात याद रखेंगे, बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है। क्रिकेट का अच्छा बल्ला किससे बनता है? सरपत यानी बिलो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपना आप को व्यस्त कर रखते हैं। यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी होती है। वो केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों में भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग, लद्दाख की राजधानी क्या? लेह, याद रखेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 1A क्या है? लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? अब देखिए, थिक से मठ है, एक तरह का मठ है, ठीक है। चलिए आप देखिए, फिर यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। बात को समझने से पहले इसको देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, है ना, और लुंगा, लाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से, मनाली और लेह जो राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। क्या? रोहतांगला, बारालाचाला, है ना, लुंगा, लाचा और एवं क्या है? टंगलंग, ठीक है। देखिए, यहाँ का प्रमुख क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेशों से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनंदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संशोधन करने के कारण यह आवश्यकता अनुसार एवं नित्य व्यत्यय से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तब समझ सकते हैं, लद्दाख वाले से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। याद है कि पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिला, ठीक है, ये लद्दाख का वेशभूषा है महिलाओं का, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और इसी तरह चैप्टर 7 खत्म होते ही, है ना, क्लास 7 का भी भूगोल यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। भूगोल में 7 चैप्टर है, आप उसको भी जान ले। तो चलिए, अब अभ्यास आप कर सकते हैं क्वेश्चन को आप देख के, है ना। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, आपसे ठंडी और गर्म रेगिस्तान। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? क्या था? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अब देखिए, लद्दाख रेगिस्तान के जलवायु परिस्थितियाँ क्या है? लद्दाख में पर्यटन के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? ये भी देख सकते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ के नाम बताओ। तो सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? उत्तरी, ठीक है। अब देखिए, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म। लद्दाख रेगिस्तान का अत्यधिक निवासी है, क्या है? मुसलमान और बौद्ध। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? रेगिस्तान क्या है? अल्प जल वसन होता है यहाँ। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किसके लिए? बौद्ध मठ है, ठीक है। और मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र जो है, आप भी देख सकते हैं, कपास बोले थे। चलो, इसी तरह चैप्टर 7 खत्म होता है और अब हम लोग लेसन, है ना, लेसन चैप्टर खत्म होने के बाद जो यानी एनसीईआरटी के भूगोल का जो है क्लास 7 खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्लास 8 का भूगोल जल्दी ही लाने वाले हैं। इसी तरह और भी हम लोग सब्जेक्ट को जल्दी से इसमें पूरा कराएंगे, तो आप लोग बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं।